नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों को रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने बढ़ते मानवीय वन्यजीव संघर्ष पर चिंता व्यक्त की है। ऐसे में और उसके नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भालू, गुलदार, बाघ और हाथी जैसे क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने का आदेश दिया है। ऐसे में वन विभाग और जिला प्रशासन को संयुक्त निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग, डिजिटल निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम को सक्रिय रखने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा सोलर फेंसिंग, बायो फेंसिंग और वॉच टावर जैसी सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने वन्य कॉरिडोर के संरक्षण को शीर्ष प्राथमिकता देने की भी बात कही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय को मजबूत बनाना मध्य सेक्टर में एक सक्रिय सैन्य नागरिक विलय रणनीति सेमिनार में कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका दायित्व है और सीमांत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों ने समय समय पर अपने इस दायित्व को बखूबी निभाया है। इसके लिए सीमांत क्षेत्रों का विकास भी किया गया है। सीमांत क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, इसमें जिससे न केवल इन क्षेत्रों में बल्कि लोगों को आवागमन सुगम हुआ है और बल्कि पर्यटन की दृष्टि से, व्यापार और आर्थिक सामरिक दृष्टि से भी बहुत मजबूती मिली है। मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का दायित्व है। सिविल के लोगों का भी उतना ही दायित्व है, देश के हर नागरिक का दायित्व है। हमारे सीमांत क्षेत्रों वाले रहने वाले नागरिकों ने तो समय समय पर अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाने का काम किया है। इसे देखते हुए हमारे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास हो, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज अनेक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हुआ है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी बहुत। मंत्री ने देहरादून की घटना को एक हृदय विदारक घटना बताते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और शव भी रिकवर कर लिया गया है। सीएम ने बताया कि महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था और उस समय पी रेणुका देवी ने केस को हेड किया था। ऐसे में अब सामने आए ऑडियो की भी पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऑडियो में हत्या और दूसरे में आत्महत्या की बात कहकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जानबूझकर राज्य में भ्रम की स्थिति बना रहे हैं और राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। देखिए, ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सबकी बेटी, बहन, जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मेरे आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए। कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के, वो तीनों को गिरफ्तार किया गया और जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहां से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है, समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं वो पूरी की गई।
और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने क्लेमेंट टाउन में आयोजित संगोष्ठी फोर्टिफाइंग दी हिमालयास ए प्रोएक्टिव मिलिट्री सिविल सोसाइटीज फ्यूजन स्ट्रेटेजी इन द मिडल सेक्टर में भाग लिया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हिमालय सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि एक जीवंत रणनीतिक प्रणाली है, जहां भू आकृति, आधारभूत संरचना, जनसंख्या, शासन और सैन्य क्षमता हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य सेक्टर को शांत माना जाता रहा है, लेकिन वर्तमान स्थितियां सतर्कता और तैयारी की मांग करती हैं। राज्यपाल ने हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सैन्य, नागरिक प्रशासन और समाज के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुरक्षा चुनौतियों के समकालीन पहलुओं पर भी चर्चा की। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा किए गए नए प्रावधानों के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। अब ग्रामीणों को 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और काम में देरी पर सरकार भरपाई करेगी। सीएम ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा की गई है और खेती की लागत नहीं बढ़ेगी। इस योजना में महिला सशक्तिकरण, तकनीकी पारदर्शिता और सोशल ऑडिट जैसे प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने विपक्ष पर दुष्प्रचार का भी आरोप लगाया। 50% कार्य सीधे अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण योजना निर्माण, सब ये ग्राम सभा के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी उपयोगिता भी हो। ये नहीं कि पहले के समय में कोई भी काम करवा दिया जा रहा है, बजट की खानापूर्ति की जा रही है, बजट खपाने के लिए केवल काम किया जा रहा है। इस प्रावधान में उन सभी को गुणवत्ता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित किया गया है। और अब बिखरे हुए जो 260 प्रकार के अब काम नहीं होंगे, बल्कि अब 4 स्पष्ट श्रेणियां होंगी। एक जल संरक्षण का होगा, तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, आजीविका की परिसंपत्तियां, एसएससी, सेट मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के लिए कोई भवन इत्यादि बनाना है, सेट बनाना है, स्किल सेंटर बनाना है, हाट बनाना है, या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी। अब इस अधिनियम के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसकी धनराशि लगाई जा सकेगी, जिसमें रिटेनिंग वाल, ड्रेनेज, पिचिंग, इस प्रकार के काम होंगे। इस प्रकार के कामों से गांव में सबको काम भी मिलेगा और गांव भी मजबूत होगा, ग्राम सभा के लोग भी मजबूत होंगे। और इस अधिनियम में महिलाओं की सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में पशुपालन विभाग और कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मंत्री ने नए नियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब असल परिश्रम शुरू होता है, जिसमें उन्हें अपने विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्यों को गति देना है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके सहयोग और टीम वर्क से विभाग प्रगति करेगा। मंत्री ने बताया कि पशुपालन विभाग के 16 फार्मासिस्ट और सेवा योजन विभाग के 37 फॉरमैन अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। यह भर्ती उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद सेवा योजन विभाग द्वारा की गई पहली भर्ती है। यह सरकार की ओर से रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पशुपालन विभाग में आज हमने लगभग 16 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जो सरकार की सोच है रोजगार उत्पन्न करने के लिए, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। उसी के आज हमने 16 फार्मासिस्ट, जो कि बहुत जरूरी अपनी सेवाएं हमारे विभाग को देते हैं, पशुपालक को घर घर जाके जो इलाज करते हैं, वैसे 16 लोग आज हमारे विभाग में नियुक्त हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद यही करूंगा कि आने वाले समय में पशुपालन विभाग को आगे बढ़ाने में, पशुपालन विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने में और हमारे पशुपालकों को राहत देने में वो अपना पूर्ण सहयोग देंगे। उसी के साथ साथ आज हमने 37 फोरमैन के पदों पे भी भर्ती करी है अपने सेवा योजना और ITI विभाग में, और उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से ये 37 पद जो है हमारे खाली चल रहे थे। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उनकी भर्ती हुई है, 37 लोगों को उसका लाभ मिला है। विभिन्न जिलों से आपने देखा कि यहाँ पर लोग आए थे जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं।
तो जो सरकार की सोच है उसको हम लोग लगातार धरातल पे उतार रहे हैं। जो हमारे युवा है, जो हमारी मातृशक्ति है, उनको हम रोजगार से जोड़ रहे हैं। और मुझे बस सारे लोगों से इतनी अपेक्षा करता हूँ कि जितने लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है कि वो दोनों विभागों को आगे बढ़ाने में वो अपना पूर्ण सहयोग हमको देंगे। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भट्टफॉल के समीप ग्रामोत्थान परियोजना यानी कि REAP के तहत 1 लाख से अधिक की लागत से वेस्टसाइड एमिनिटीज के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। खासकर क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF के माध्यम से उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुवाखोली क्षेत्र में भी वेस्टसाइड एमिनिटीज खोला जाए, जिससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। साथ ही वेस्टसाइड एमिनिटीज के साथ महिलाओं द्वारा संचालित रेस्टोरेंट बनाने का निर्देश भी दिया गया, ताकि महिला समूह की आय में वृद्धि हो सके। रिप जोनल के अंतर्गत वेस्टसाइड एमिनिटी सेंटर का शुभारंभ हमने आज यहाँ पर किया है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है। इसके बनने के बाद जो हमारी CLF की बहनें हैं उनको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर उसकी मार्केटिंग, उनके उत्पादों की बिक्री होगी, क्योंकि भट्टा फॉल जो टूरिस्ट फॉल है बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है 9 माह के अंदर ये बनकर पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि हमारी समूह की बेटियां अपने घर से बाहर निकलकर जहां घर का काम करती हैं, उसके बाद समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं। आज 1,65,000 से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। और चाहे दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार इस दिशा में काम कर रही है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास ये विभाग है। और जब मैं देखता हूं तो पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिलता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें किस प्रकार से अपने पूरे परिवार को सुबह दूध निकालने से लेकर रात तक काम करती हैं। ऐसे में इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। और हमारा ये मानना है कि अगर एक माँ मजबूत होती है तो घर मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। और अभी मैंने CDO से कहा कि ऐसे ही एक सेंटर हम सुवाखोली में बनाएंगे और जिसका अधिक से अधिक लाभ। उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के तहत एक अहम फैसला लिया है। अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को राज्य सीमा में प्रवेश करते ही ग्रीन सेस देना होगा। यह सेस एंट्री टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। अब पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी। फास्ट टैग के माध्यम से यह वसूली की जाएगी, जिससे पैसे स्वतः कट जाएंगे। प्रदेश की सीमाओं पर 40 से अधिक ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। इस व्यवस्था को ट्रायल शुरू किया गया है और इसे पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो ग्रीन सेस की जो प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डिपार्टमेंट द्वारा इसमें पूरी तैयारी कर ली गई है और हमारी जो टेस्टिंग है हमारे एक नारसन चेक पोस्ट पे डिपार्टमेंट द्वारा इसमें टेस्टिंग भी की गई है कि ANPR कैमरे के माध्यम से और किस तरीके से वसूला जाएगा। टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दे दी गई है। वहां से भी पूरी औपचारिकताएं जो हैं पूरी कर ली गई है। उसके बाद इसका ड्राई ट्रायल रन किया जाएगा, उसके बाद इसको चालू किया जाएगा। राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सजग रहने और कांग्रेस के हमलों का तीव्र जवाब देने के लिए कहा है। बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और सभी पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाने की सलाह दी गई है। क्या ये सभी मोर्चे या तैयार है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही इलेक्शन मूड में रहती है। इलेक्शन छोटा हो बड़ा हो, कब हो क्या हो,
इसके कोई न प्रभाव करते हुए अपने संगठन को तीव्र धार देने का काम करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हुए उनको तेज धार देने का काम करती है। और आजकल भी पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के, जिला अध्यक्ष से लेकर के और तमाम बूथ अध्यक्ष से लेकर के सबको ये कहा गया है कि बिल्कुल सजग मूड में रहें और कांग्रेस जिस तरह की प्रहार कर रही है उसका तीव्र जवाब दे। और हम ये चाहते हैं कि आने वाला समय जो है चुनाव वर्ष का भी है और साथ साथ में कार्यकर्ता को एक्टिव करना भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य है। उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने कहा कि सभी अस्पतालों को ठंड के मौसम में हीटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जनता से अपील किया है कि अगर ठंड ज्यादा बढ़ती है तो अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, साथ ही गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म पदार्थ का सेवन करें और शराब सिगरेट से बचें। में ही निर्देशित कर दिया गया था कि जो अस्पताल हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में कंबल, जो गर्म कपड़े हैं ओढ़ने के, उनकी उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें। लेबर रूम में, वार्ड में, जहां पर वृद्धों के वार्ड है, जहां बच्चों के वार्ड है, वहां पर्याप्त मात्रा में हीटर की उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें ताकि किसी की को भी जो है वो ठंड की वजह से परेशानी ना हो। जानते हैं वृद्ध और बच्चों में तापमान शरीर का बहुत तेजी से गिरता है, तो विशेष रूप से वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित इसमें किया गया था। और पब्लिक से भी हमारे द्वारा अपील की गई है, मीडिया के माध्यम से भी हमने अपील की है, उसमें न्यूज़पेपर में भी हमने प्रकाशित किया था कि किस तरीके से हम शीतलहर से बचाव कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। उसमें ये जरूरी है कि जब हम जरूरी हो, घर से आवश्यक हो तभी, उस समय जब शीतलहर चल रही हो तो तभी आवश्यक हो तभी निकले। जब घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे शरीर को ढकने वाले गर्म कपड़े जो पहने, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते हैं और जितने भी हमारे कार्य हैं दिन के समय निपटाने की कोशिश करें जब धूप होती है या थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सही होता है। और रात के समय बहुत देर तक जो है बाहर समय व्यतीत ना करें खुले में, और बहुत अधिक मात्रा में धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। ये भी जो है हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और तापमान जो है शरीर का गिराते हैं। ये सब अपील भी हमारे द्वारा जनता से की गई। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने दुष्यंत गौतम द्वारा कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों पर मुकदमा दर्ज कराए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है और यह विनाशकालीन विपरीत बुद्धि की कहावत को सही साबित करता है। बिष्ट ने यह भी कहा कि दुष्यंत गौतम को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कानून का सामना करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वह जिनके लिए न्याय की बात कर रहे हैं उन्हीं को धमका रहे हैं और उन पर मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं जो सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। बिष्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य की जनता इस स्थिति को भली भांति समझ रही है और बीजेपी जितना आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगी उतना ही वह और भड़कने वाला है। देखिए, जिस तरीके से दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों पर मुकदमा दर्ज कराया है, इससे भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा उजागर होता है और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत जो है चरितार्थ होती है। उनको जो है तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे करके जो है कानून का सामना करना चाहिए था और वो जो बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और ये सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। राज्य की जनता इसे भली भांति समझ रही है। जितना आप आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे, ये आंदोलन उतना ही और ज्यादा भड़केगा। जब तक सरकार इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच नहीं बिठाती है, दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा नहीं करती है, तब तक ये न्याय की आवाज दबने वाली नहीं है। सरकार चाहे जितना जुल्म कर ले, चाहे जितने मुकदमे दर्ज कर ले, लोग उतना ही जो है न्याय के लिए आगे आएंगे। ये सरकार को और दुष्यंत गौतम सहित अन्य लोगों को समझ लेना चाहिए। उच्च हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे उत्तर भारत में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को तैयार रहने के भी निर्देश दिए हैं। 9 जनवरी को कोल्ड वेव पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे संबंधित विभाग अपनी तैयारी को साझा करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे और विभिन्न सेशनों में चर्चा की जाएगी।
देखिए, आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी विगत दिनों में निर्देश दिए गए थे कि अभी शीतकालीन प्रभाव अभी क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, उसका हम पे पूरे उत्तराखंड सहित पूरे उत्तर भारत में बढ़ने वाला है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक कोल्ड वेव 2025 की तैयारी की थी, जिसका आयोजन अभी 9 तारीख को प्रातः 9 बजे अपने सर्वे ऑफ इंडिया हाथी बड़कला के अंतर्गत किया जाएगा। इस कोल्ड वेव के अंतर्गत जो कार्यक्रम है उसमें समुचित रूप से अपना शीतलहर, बाढ़, मॉक अभ्यास, हवाई यातायात सहायता के एसओपी का भी विमोचन भी किया जाएगा। एक वर्ष 2026 के कैलेंडर का विमोचन किया जाएगा और उसमें हमें जो वाहन जाएंगे कोल्ड वाक के तैयारी के परिप्रेक्ष्य में उसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। प्रथम सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन से प्रथम सत्र समाप्त होगा। द्वितीय सत्र जो तकनीकल सत्र होगा उसमें सभी विभाग अपना प्रेजेंटेशन कोल्ड वार के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि क्या तैयारियां है उसमें स्वास्थ्य है, सूचना सुरक्षा है। उत्तराखंड में शीतकाल के दौरान बर्फबारी और सड़कों के बंद होने की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जनपदों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सचिव विनोद कुमार समन ने बताया कि जहां जहां मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है वहां आवश्यक उपकरण और संसाधन तैनात किए गए हैं। मार्च तक रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जेसीबी, स्नो कटर और अन्य राहत संसाधन तैनात किए गए हैं। देखिए, तैयारी हमारी पूरी है। जहाँ जहाँ सड़कें बंद होने की संभावना होती है वहाँ आवश्यक जो उपकरण हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने के कारण रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उसके समुचित भंडारण के लिए मार्च तक का भंडारण करने के लिए कह दिया गया जनपदों को। कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत थी, उसको भी दूर करने के लिए बोल दिया गया है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका डेटाबेस बनाए जाने के लिए और ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा गया है। उनको कोशिश करें कि कैसे नज़दीक के चिकित्सा केंद्र में, हॉस्पिटल में लाएँ उनको, इसके लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। और जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फ़ पड़ने के कारण रास्ता ब्लॉक होता है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जेसीबी मशीनें, चूना, नमक, मजदूर और अन्य संसाधन उपलब्ध रखें, स्नो कटर और बाकी चीज़ें रखें, ताकि जब भी कहीं रास्ता बंद होने की संभावना होती है तत्काल रास्ते को खोल के लोगों को राहत पहुँचावें और लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत न होने पावे, इसके लिए कहा। चलिए फिलहाल के लिए इतने। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANB न्यूज़।